वाक्शी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्शी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। बताया तो दोस्तों, वाक्शी के समृद्ध बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश में कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले 4-5 सालों में और ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। एक ऐसी विडंबना है कि इसको रोक नहीं सकते, लेकिन जितना भी ज्ञान अभी तक अवेलेबल है उसको इस वीडियो में आप तक लाने की कोशिश करूँगा, चाहे एलोपैथिक की तरफ से या आयुर्वेद की तरफ से। सारी शक्तियों को एक साथ अगर लगाएंगे तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कैंसर से हम बच जाएं। हालांकि कैंसर से बचना इस वक्त हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है। मेरा ऑर्गेनिक स्टोर है, मेरा परिवार सुबह से शाम तक ऑर्गेनिक भोजन खाता है। देश का सर्वश्रेष्ठ भोजन मैं अपने परिवार को खिलाने में कामयाब हो रहा हूँ। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि शायद मैं उनको कैंसर से बचा पाऊंगा कि नहीं। आप इसकी गंभीरता को समझिए। आप जो हवा ले रहे हैं इस समय पे, उस हवा के अंदर ऑक्सीजन से ज़्यादा केमिकल्स की मात्रा है जो शरीर में जा रही है। अगर मेरे बच्चे 20-20 सिगरेट तक की स्मोक जो है वो हर रोज़ इनहेल करेंगे तो सोचिए कैंसर से आप कैसे बचाएंगे बच्चों को। जो पानी आपके घर के अंदर आ रहा है, आपके पास केवल 2 ऑप्शन है। अगर आरओ का यूज़ करेंगे तो सारे केमिकल्स हटा देंगे तो घुटने कमज़ोर हो जाएंगे बच्चों के, क्योंकि मिनरल्स नहीं मिल पा रहे। और आरओ यूज़ नहीं करा तो जो नॉर्मल आपका नदियों के अंदर पानी बह रहा है उसके अंदर केमिकल्स की मात्रा, हैवी मेटल्स की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि सीधा कैंसर करेगा। आप जो भोजन खा रही हैं ये तो ऑर्गेनिक भोजन है जिससे हम कुछ हद तक बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना ऑर्गेनिक खा लेंगे? बाहर जाएंगे कुछ तो खाएंगे, और वो बाहर जाने वाले केमिकल्स इतने खतरनाक है। आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स, जो कपड़ों को रंग करने के लिए डाई यूज़ होती है, वो सारी डाइयाँ हमारे खानों के अंदर मिलाकर, खाने भोजन के अंदर मिलाकर बच्चों को दी जा रही है। टॉफ़ी, चॉकलेट्स, जितनी चीज़ें ले रहे हैं, जिनके बारे में ये मायोनीज वगैरह आप जो देते हैं, इतने गंदे तेलों का इसमें उपयोग हो रहा है जो सीधा सीधा शरीर में कैंसर करती है। तो केवल और केवल कोशिश की जा सकती है। हमें लगता है कि एक वीडियो की आवश्यकता थी जिसके अंदर मैं मुख्य रूप से आपकी कोशिश करूं। आज की वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिसको तुरंत अपने घर में डाइट प्लान के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। मैं खुद भी प्रयास कर रहा हूं, और अगर इन चीज़ों को करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समझदार व्यक्ति को अगर ये वीडियो शेयर करेंगे तो हर कोई इससे एग्री करेगा कि हाँ, इससे 60 से 70-80% तक हम अपने परिवार को कैंसर से बचाने में कामयाब हो सकते हैं। ये अकेला ऐसा डिसऑर्डर है जिसके बारे में वाक्शी बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है। जिसको हो गया है उसको बचाना बड़ा मुश्किल है, और आगे ना हो इसके लिए कोशिश करनी बड़ी मुश्किल है। फिर भी जो ईश्वर ने जितना सामर्थ्य दिया उसके हिसाब से प्रयास करने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, डाइट प्लान बता रहा हूँ, इस डाइट प्लान को देखिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसकी पूरी थ्योरी दी हुई है, कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब बताए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेन वीडियो को देख लीजिएगा। इसके अंदर डाइट प्लान को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा डाइट प्लान है अगर मैं फॉलो करने लग जाऊं, प्रारंभिक रूप में अगर मेरे पेशेंट को कैंसर हुआ है तो कैसे उसको वापस लाने में ये मदद करेगा। और अगर इस डाइट प्लान को फॉलो किया जाए पूरे साल में 5 दिन, 10 दिन, बीच बीच में भी करते रहोगे, अगर 15-20 दिन में एक दिन भी ऐसा डाइट प्लान फॉलो करोगे तो शरीर में एंटी कैंसर एक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाएगी। करना क्या है, सुबह उठना है, रात को ये तांबे का बर्तन है, जग हो, लोटा हो, इसमें रात को पानी भर के रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस पानी को गर्म करना है, आराम से सिप कर करके पीना है। ये चीज़ अपने घर के अंदर करेंगे तो कम से कम 20-30% तो कैंसर होने के चांसेस केवल यही कम कर देगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब सुबह पानी पीने के बाद में मैं आपको वो स्टेज बता रहा हूँ जिसमें आज आपको पता चला कि आपके घर में किसी पेशेंट को कैंसर है, तो कैसे हम उसके लिए डाइट प्लान के अंदर काम कर लेंगे। और इसी डाइट प्लान को नॉर्मल व्यक्ति फॉलो करेगा तो जाहिर सी बात है एंटी कैंसर एक्टिविटी जनरेट होगी उसमें। तो अगर किसी व्यक्ति को हमें आज ही पता चलता है कि भैया कैंसर है, हम क्या चीज़ बेस्ट कर सकते हैं उसके लिए जानिए। सुबह तांबे के बर्तन के पानी को गर्म करके आपने तुरंत पिया, ये आपके बॉडी को डिटॉक्सीफाई करेगा, शरीर को साफ करेगा। कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है उसको समझिए। हमें मैक्सिमम औषधियाँ देनी है पेशेंट को। पहला नियम क्या है कैंसर में, सुबह से शाम तक उनके शरीर को पूरा का पूरा साफ कर दीजिए, अंदर से डिटॉक्सीफाई कर दीजिए। जितना बॉडी में शरीर जो है वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल चुका होगा, उतना बॉडी की खुद की एंटी कैंसर एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं खाने से रिलेटेड। तो हमें जो भी अटरम शटरम उल्टी सीधी चीज़ें उनको तुरंत रोकना है। हमें ऐसी चीज़ें खानी है जो तुरंत पच जाए शरीर में, न्यूट्रिशन हमें दे। हर भोजन जो भी खाते हो वो 2 चीज़ों में कन्वर्ट होता है, वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन देता है और साथ में वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। आपको सुबह से शाम तक कैंसर के पेशेंट को ऐसी चीज़ें खिलानी है जो न्यूट्रिशन तो ज़्यादा देगा, टॉक्सिन कम प्रोड्यूस करेगा। यानी सात्विक भोजन की तरफ हम ले जाएंगे तो हम कैंसर में एंटी कैंसर एक्टिविटी में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो क्या करना है, सुबह उठकर तांबे के बर्तन का पानी पिया। पानी पीने के बाद में अब 2 तरह के सीज़न खासकर उत्तरी भारत में मिलते हैं पूरे देश में, या तो सर्दी का सीज़न है या गर्मी का सीज़न है। अगर
सबसे पहले हम समझते हैं गर्मियों का सीज़न है, तो गर्मियों के सीज़न में जो चीज़ आपकी मदद करती है वो क्या, पहले उन औषधियों के नाम को समझिए जो राजीव दीक्षित जी ने भी बताई हुई है, जो एंटी कैंसर एक्टिविटी में सबसे ऊपर आती है। पहले नंबर पे आता है गोमूत्र। आप समझे, देसी गाय का गोमूत्र ज़बरदस्त एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है, बहुत सस्ता होता है, पास में गौशाला हो तो फ्रेश लेकर आ सकते हो और पी सकते हो। जो व्यक्ति गोमूत्र हर रोज़ पी रहा है उसमें शरीर के अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी खुद जनरेट होगी। दूसरे नंबर पे दुनिया की सबसे ताकतवर औषधि होती है हल्दी। ये हल्दी के अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त होती है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं त्रिफला। त्रिफला की और एक वैल्यू मैंने बहुत बार बताया है पहले भी वीडियोस में, किसी चीज़ के अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी कितनी है कैसे पता चलता है, वैज्ञानिक इसके लिए ऑक्सीजन रेडियंस एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी ऐसा करके एक पैरामीटर है और एक उसके थ्रू बताते हैं। तो तीसरे नंबर पे ऐसी कौन सी औषधि है उसको बोलते हैं त्रिफला। चौथे नंबर पर एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको बोलते हैं नोनी। नोनी जूस, ऐसी बेरीज जो होती है ना, जैसे आंवला बेरी हो गई, रस बेरी हो गई, क्रैन बेरी हो गई, नोनी हो गई, इनके अंदर जो एंटी कैंसर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, ये चीज़ मदद करती है। और इसके अलावा एक चीज़ है जिसके अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी बहुत है, उसको बोलते हैं व्हीट ग्रास। इस श्रेणी में क्या क्या आता है, व्हीट ग्रास आता है, मोरिंगा आता है, बार्ले ग्रास आता है, स्पिरुलिना आता है। ये सारी तरह की घास हैं, ग्रासेस हैं, जिनके अंदर जो है पोषण न्यूट्रिशन ज़्यादा है, लेकिन जब बॉडी में लोगे तो टॉक्सिन बहुत कम प्रोड्यूस करेंगी। तो ये 5 तरह की श्रेणियाँ आपने समझ ली। अब इन पांचों का यूज़ जो है वो आप अपने पेशेंट में सीज़न के अनुसार, मेरे पेशेंट को क्या सूट कर रहा है उसके अनुसार ले सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। सुबह जब पानी आपने पहले पेशेंट को पिला दिया तो इन 5 औषधियों का कैसे सेवन हो सकता है और इसका कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले गोमूत्र। वाक्षी से अगर मंगवा रहे हैं तो वाक्षी ने पूरी प्रिपरेशन पहले ही बना दी है। गोमूत्र के साथ में वो सारी औषधियाँ डाल दी हैं जो एंटी कैंसर एक्टिविटी साथ में दिखाएगी। जैसे इसके अंदर जो है देसी गाय का गोमूत्र है, उसके साथ में तुलसी, कचनार, हल्दी, जटामांसी, ये सारी पहले डाल दी है जो शरीर के अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी को जनरेट कर देगी। तो अगर 2 ढक्कन आधा गिलास पानी में मिक्स करके कभी भी दिन में आप सुबह खाली पेट अगर पी लेते हैं, सॉरी पूरे दिन में नहीं, खाली पेट सुबह पीने की कोशिश करिए। सुबह आपने तांबे के बर्तन का पानी पिया, फ्रेश हो गए, वापस आए, 2 ढक्कन आधा गिलास पानी में डाला, कार्सिनेक्स जो है ये अपना लिया और इसको ले लिया। 12 महीने ले सकते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा सूट करता है गोमूत्र। तो सर्दियों में तो ज़रूर पीना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नहीं तो सारी 12 महीने ले सकते हैं। गोमूत्र आपके शरीर को सूट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई गोमूत्र की औषधि, जिसको पीना बड़ा आसान है, आधा गिलास पानी में मिक्स करके पी लीजिए। इसके बाद में दूसरी चीज़ होती है व्हीट ग्रास। अब देखिए व्हीट ग्रास वैसे तो आपके घर में अगर आप मेहनत और तपस्या कर सकें तो घर के अंदर 7 गमले लगाइए। तो उन गमलों के अंदर जो है, अब गेहूं का बीज नहीं, जौ का बीज डालिएगा। मैंने व्हीट ग्रास यहाँ लिखा ज़रूर है, आपको बार्ले ग्रास उगाना है। व्हीट ग्रास मतलब क्या है, गेहूं के जवारे, गेहूं का बीज डालोगे, 7 दिन की जो फसल होती है ना, उसको काटा जाता है और उसका जूस बनाकर पी लिया जाता है। लेकिन गेहूं अपने आप में जो है इस समय पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बीज चल रहा है, उसकी बीज के साथ छेड़छाड़ हो गई है। रिकमेंडेशन ये है कि आप जौ का बीज लेकर आएँ, व्हीट ग्रास की जगह बार्ले ग्रास को पीजिए। तो व्हीट ग्रास या बार्ले ग्रास पाउडर फॉर्म पे वाक्षी पे मिलता है, उसमें से एक चीज़ मंगवा सकते हो। नहीं तो अपने घर के अंदर 7 गमले लीजिए, उनके अंदर जो है पहले दिन एक में बीज डालिए, दूसरे दिन एक में बीज डालिए, तीसरे दिन एक में बीज डालिए। तो जो पहले दिन बीज डाला था उस पर हल्का हल्का पानी का ना स्प्रे करना है, केवल मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, इससे ज़्यादा गीला नहीं करना। तो जो पहले वाली जो दिन जिसमें बीज डाला था वो घास उग के तैयार हो जाएगी, और ये 7वें दिन ये घास को काट लीजिए, ग्राइंडर में मिक्स कर लीजिए, आपके घर का व्हीट ग्रास जूस तैयार हो गया। आप में से बहुत लोग बोलेंगे सर ये जो पार्क्स के बाहर मिलते हैं जूसेस, क्या इस तरह के व्हीट ग्रास जूस ले सकते हैं? देखिए होता क्या है, आजकल इतनी तरह के केमिकल्स आ गए हैं कि अगर आपने व्हीट ग्रास पार्क के बाहर पिया है तो आपको इस चीज़ का आश्वासन देना बड़ा मुश्किल है कि वो व्हीट ग्रास को कैसे उगा रहा है। 95% चांस है काम का लोड होने की वजह से ज़्यादातर की, क्योंकि जितनी सब्जियां और फ्रूट्स आप देख रहे हो इनके ऊपर इस तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे ये जल्दी ख़राब नहीं होते। व्हीट ग्रास के साथ नियम ये है कि 7वें दिन इसकी घास का कटना, तुरंत फ्रेश पिसना और आ जाना हमारे पास, ये ज़रूरी है। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा व्हीट ग्रास या तो आप फ्रेश अपने घर में उगा लो, नहीं उगा सकते हैं तो ऑर्गेनिक स्टोर से पाउडर मंगवा लो। पाउडर मंगवा के 10-15% उसकी ताकत कम हो जाती है, लेकिन वो पॉइजनस नहीं है क्योंकि ये कंट्रोल वे में बनता है। जो हम पार्क के बाहर पी रहे हैं उसमें हमें सामने वाले व्यक्ति पे विश्वास करना और उसको ये विश्वास दिलाना है कि भैया तू किस तरह उगाता है मुझे उसकी वीडियो वगैरह दिखा दे, या तू किस तरह प्रयत्न करता है वो मुझे चेक करा दे। अगर वो उसके ऊपर केमिकल छिड़क कर उसको प्रिजर्व रखने की कोशिश कर रहा होगा व्हीट ग्रास को, तो वो आपको फ़ायदे की बजाय इतना फ़ायदा नहीं कर पाएगी, हो सकता है नुकसान भी कर जाए। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई,
एक तो बताया मैंने आपको गोमूत्र, ये मदद करता है खाली पेट। आपको लगता है गोमूत्र नहीं पीना या गोमूत्र पी लिया, साथ में और क्या पीऊँ, तो दूसरे नंबर पे मैंने बोला व्हीट ग्रास, या तो फ्रेश पी लो या पाउडर फॉर्म में पी लो। इसके बाद में जो आपको दूसरी चीज़ आती है वो आती है त्रिफला। अगर आपको लगता है, वैसे तो कैंसर पेशेंट में जो डाइट प्लान मैं बताऊंगा इसके बाद पेट खराब होगा ही नहीं, क्योंकि जब खाओगे ही कम, शरीर ही डिटॉक्सीफाई रहेगा तो और ज़्यादा क्या डिटॉक्सीफाई करना। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसे किसी पेशेंट को मोशन नहीं है या कॉन्स्टिपेशन रह रही है, थोड़ी कब्ज रह रही है बाय चांस, तो उस समय पे त्रिफला बहुत ज़बरदस्त औषधि है। 1 चम्मच सुबह लो, गुनगुने पानी से पेट भी साफ होगा और साथ में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी देगा। तो त्रिफला भी बहुत ज़बरदस्त औषधि है जो इसमें मदद करेगी। नोनी जूस, नोनी दुनिया की एक बहुत बेहतरीन औषधि है जो सुबह खाली पेट पी जा सकती है। 2 ढक्कन आधा गिलास पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। इसके साथ केवल एक समस्या आ रही है, वो ये कि जितने भी लिक्विड जूसेस इस वक्त भारत में या वर्ल्ड में मिल रहे हैं उसमें हल्का सा प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत पड़ रही है। अब कोशिश ये है कि बिना प्रिजर्वेटिव के ये जूसेस आपके आने चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि आप ये 3 चीज़ें जिनमें प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको तो यूज़ करें, नोनी को एक्स्ट्रा के अंदर यूज़ कर लें अगर आपका मन करता है तो, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप बाकी चीज़ों को कितना अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ नोनी का हल्का प्रिजर्वेटिव डलता है, ये इसमें हल्की कमी है, लेकिन इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि रिस्क टू बेनिफिट रेशो में नोनी आपको हमेशा बेनिफिट ही करेगा। वो 4-5 दिन लेने के बाद आपको महसूस भी हो जाएगा, बॉडी में नए सेल्स का निर्माण करना शुरू कर देता है, इसीलिए एंटी कैंसर एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त होती है नोनी की। गर्मियों के अंदर खासकर, सर्दियों में तो इतनी मदद नहीं, सर्दी ठंडी सी थोड़ी होती है, तो गर्मियों के अंदर ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। अब आते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर औषधि, हल्दी का काढ़ा। ये कैसे बनता है इसको ध्यान से समझिएगा, मैंने वीडियो इसके ऊपर अलग भी बनाई हुई है। ये मैंने आपको 4 औषधियाँ बताई, समझ में आया, या तो गोमूत्र ले लो, या व्हीट ग्रास ले लो, या त्रिफला ले लो, या नोनी ले लो, या एक के बाद ये सारे भी ले सकते हो। डिपेंड करता है मेरे में कितनी हिम्मत है, मैं कितनी औषधियाँ लेना चाहता हूँ। जितनी औषधियाँ शरीर में ज़्यादा डालोगे, कितना कितना ब्रेक रख सकते हो, 10-10, 15-15 मिनट का भी ब्रेक रखोगे तब भी बात बन जाएगी। आपस में रिएक्शन नहीं करती, आपस में एक दूसरे का मिक्स करके भी ले सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी औषधियाँ शरीर में ज़्यादा डालोगे उतना शरीर की एंटी कैंसर एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी। पूरा दिन हमें भोजन में जो टॉक्सिन वाले भोजन है उनको हटाकर अब औषधियों की तरफ ही जाना है। तो ये 4 चीज़ें आपको समझ में आई सुबह खाली पेट जो हमें पीनी है। अब आते हैं, मैं आपको बताता हूँ दुनिया की सबसे ताकतवर एंटी कैंसरस औषधि कैसे बनती है, जिसको हम बोलते हैं हल्दी का काढ़ा, जिसका वाक्षी बहुत ज़्यादा प्रचार करती है। कॉन्सेप्ट से समझिए, सर्दियों में अगर पीना है तो कैसे पीना है, गर्मियों में पीना है तो कैसे पीना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये समझिए, जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ अगर वो आपको समझ में ना आए या आप बना ना पाओ, तो वाक्षी ने ये सारी औषधियों को मिक्स करके पहले ही एक रेडीमेड पाउडर बनाकर तैयार कर दिया है। तो सीधी सी बात है, इसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर। इसको सीधा मंगवाया, इसका 1 चम्मच पानी में डाला, उबाला, पकाया और इसको पी लिया। तो कुछ भी ना समझ में आए तो इसको ले लो, लेकिन ये भी इतना ताकतवर नहीं होगा जितना अपने घर में खुद अपने हाथों से चीज़ें बनाओगे। तो इसको समझ लो, इसमें आपको क्या क्या डालना है। सबसे पहले 2 कप पानी लेना है। 2 कप पानी लेने के बाद में 1/4 चम्मच उसमें हल्दी का डालना है। हल्दी दुनिया की सबसे बड़ी एंटी कैंसर औषधि में से एक है, प्रोवाइडेड कि जो हल्दी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड उसकी मिट्टी में ना डलाओ, और दूसरा उसका प्राकृतिक करक्यूमिन जो है वो 5-6% से ऊपर का हो। अब ये प्राकृतिक करक्यूमिन क्या होता है ये आप हमारी वाक्षी की बाकी वीडियोस में देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन हल्दी की क्वालिटी के, हल्दी के अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी कितनी है वो हम जांच करते हैं प्राकृतिक करक्यूमिन को टेस्ट करवाकर। ये कम से कम 5-6% होनी ज़रूरी है। अगर ऐसी होगी तो ये शरीर में निश्चित रूप से एंटी कैंसरस एक्टिविटी जो है वो शुरू करेगी। अब हल्दी वाक्षी पे मुख्य रूप से 2 तरीके की मिलती है। ये जो छोटी सी डब्बी दिख रही है इसमें 15-16% तक भी प्राकृतिक करक्यूमिन मिल सकता है, और ये जो बड़े वाली है ये हम यूजुअली आपके घर में पहुँचाते हैं, मात्र 150 रुपये की होती है, 7% तक करक्यूमिन इसमें मिल जाता है। ये छोटे वाली जो है इसमें ताकत तो बहुत है, लेकिन इसके प्राइसेस जो है एग्जैजरेटेड है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको मंगवाएंगे। अदरवाइज़ हमारा मानना ये है कि आप सस्ती यूज़ करें लेकिन ओरिजिनल यूज़ करें। तो हल्दी का 1/4 चम्मच 2 कप पानी में डाला, उसके साथ डालिए 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च का पाउडर डाला, 1/4 चम्मच हल्दी डालिए, साथ में डालिए 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसके अंदर आप डालेंगे 1/4 चम्मच जो हो गया आपका ये दालचीनी का पाउडर। ये ओरिजिनल दालचीनी है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि ओरिजिनल दालचीनी और नकली दालचीनी में कैसे फ़र्क करनी है। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक स्टोर में जाके श्रीलंकन दालचीनी मांगनी है, उसी दालचीनी का केवल पाउडर जो है वो डलेगा। दूसरी दालचीनी आपको नुकसान करेगी, ये वाली ही फ़ायदा करेगी। तो चाइनीज़ वाली सिनेमन मत ले आइएगा। तो 2 कप पानी था, 1/4 चम्मच क्या डाला, हल्दी का पाउडर, 1 चुटकी क्या डाली, काली मिर्च। हल्दी के साथ काली मिर्च डलनी ज़रूरी है, तभी हल्दी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी होती है तेज़ी से। 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर,
1 चुटकी काली मिर्च, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें डलेगा ड्राई जिंजर पाउडर जिसे बोलते हैं सौंठ का पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें डलेगी कलौंजी। कलौंजी दुनिया के अंदर बहुत ताकतवर औषधि है। कहते हैं व्यक्ति जब तक मरता नहीं है तब तक उसको वापस लाने का एक संजीवनी के तरीके से काम करती है ये। तो ये कलौंजी बहुत ताकतवर चीज़ है। इस कलौंजी के 1 चम्मच को ज़रूर डालिएगा। तो क्या डाला, हल्दी, हल्दी के बाद थोड़ी काली मिर्च, काली मिर्च के बाद डाली थोड़ी दालचीनी, दालचीनी के बाद डाला सौंठ पाउडर, सबका 1/4 चम्मच काली मिर्च को छोड़कर। तो 1/4 चम्मच फिर ड्राई जिंजर पाउडर, 1/4 चम्मच क्या डाला, कलौंजी डाल दी। अब उसके बाद में आपने डाला 1/4 चम्मच तुलसी का पाउडर और 1/4 चम्मच गिलोय का पाउडर। ये सारी औषधियां समझ में आ गई। इन सब के 1/4 चम्मच डालने हैं। इसमें 1 चुटकी काली मिर्च की डालनी है। काली मिर्च को छोड़कर जितनी औषधियां सारी 1/4 चम्मच डाल दीजिए। हो गया। अब आपको ये अच्छे से पानी में पकाना है। कितना पकाना है, 2 कप जो है 1 कप रह जाए इतना पानी में पकाना है और सुबह सुबह खाली पेट पीना है। अब आप कहेंगे सर खाली पेट क्या क्या पिए, ये भी पिए, ये भी पिए, ये भी पिए। अब मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, ये डिपेंड करता है। सबसे ताकतवर चीज़ जो है वो तो ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर ये पी लेते हो, गोमूत्र पी लेते हो, तो बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको लगा किसी वजह से ये सूट नहीं कर रहा तो ये पी लो, ये सूट नहीं कर रहा ये पी लो। मैं आपको सुबह खाली पेट पी जाने वाली खाली औषधियों के बारे में बता रहा हूँ। कोई लोग होंगे जो 4 बजे उठते होंगे, तो 4 बजे से 8 बजे तक थोड़ी थोड़ी करके देर देर में पीते रहो। औषधियाँ ही तो पीनी है, खाना तो वैसे ही ज़्यादा नहीं खाना हमें। और कई लोग हैं जो बाद में लेट उठते होंगे, कम पी पाते हैं, कम पी लो। पूरा दिन आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके ये चीज़ें ले सकते हो। ये जो हल्दी का काढ़ा है, इसमें जितनी औषधियाँ डाली है, समझने लायक बात क्या है, इसमें जितनी औषधियाँ डाली हैं थोड़ी गर्म तासीर की हैं। समझ गए। तो सर्दियों में नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी पियोगे तो अमृत की तरह शरीर में काम करेगी क्योंकि गर्माई लेकर आ रही है। लेकिन मई जून जुलाई में पियोगे तो क्या गर्मी हमारे शरीर के लिए इतनी अच्छी है, नहीं है। तो जब गर्मियों में पियोगे तो इसके अंदर मुलेठी का पाउडर डाल लेना थोड़ा 1/4 चम्मच और आंवला का पाउडर डाल लेना 1/4 चम्मच। आंवला और मुलेठी और नीम, ये 3 औषधियां ऐसी हैं जो ठंडी तासीर की होती हैं। अगर इनके पाउडर डालोगे तो गर्म औषधि को ठंडा करने में मदद करेगी और फिर आप गर्मी में भी पी पाओगे। तो गर्मी में जितनी औषधियां मैंने बताई हैं अगर वो ले रहे हो तो मुलेठी का 1 चम्मच पाउडर 1/4 चम्मच डाल सकते हो। आंवला, उसके अंदर आंवले को गर्म नहीं करना होता, आंवले का पाउडर अगर डाल रहे हो बाद में डाल के मिक्स करके ऐसे ही पी लेना। और साथ में नीम का पाउडर जो 1/4 चम्मच ही डाल सकते हो। इन तीनों में से कोई एक भी डाल लोगे तब भी इनकी गर्माई को ये अब्जॉर्ब कर लेगी। तो गर्मी के अंदर कैसे तासीर को ठंडा करना है समझ लिया। और सर्दी में तो आंवला, नीम और ये आप यूज़ करोगे ही नहीं, मुलेठी खाली गर्म तासीर का यूज़ करोगे। सुबह सवेरे खाली पेट अगर इसको पीते हैं तो ये बहुत बड़ा मदद करती है। हमारे पास कैंसर के ऐसे ऐसे पेशेंट आए जिन्होंने कहा है सर बाकी सारी चीज़ों को छोड़ो, आपकी हल्दी को, उन्होंने ये वाली हल्दी मंगवाई थी जो मतलब हाई पावर वाली है। हालांकि मुझे कंपनी ज़्यादा इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि पैसे ज़्यादा चार्ज करती है। मुझे लगता है कि कम पैसे में दे सकती है तो इसलिए हम इनके साथ में बातचीत करते रहते हैं। बट जैसे भी है, ये इसका एक फीडबैक आया 2-3 लोगों का जिन्होंने कहा है कि सर ये हल्दी हमने नीम के पत्ते के अंदर, हल्दी को पानी में हमने वो करा, मिक्स करा, इसको नीम के पत्ते के अंदर करके हम सुबह जो है ये पत्ते खाते थे और उससे हमें कैंसर के अंदर काफ़ी आराम महसूस हुआ, ऐसा हमारा मानना है। तो वो उनका मानना है। तो ऐसी भी प्रयोग जो है आप हल्दी के कर सकते हो। लेकिन इससे मैं ये बता रहा हूँ कि हल्दी की ताकत कितनी है। तो ये हल्दी का आपने समझा जो कॉम्बिनेशन है। तो सुबह सवेरे अगर जल्दी उठ जाओगे 4, साढ़े 4, 5 बजे और उसके बाद में इन औषधियों का सेवन एक के बाद एक करेंगे तो अपने आप शरीर के अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी जो है जनरेट होनी शुरू हो गई। और ये चीज़ कैंसर को डिफीट करने में अपने आप में बहुत बेहतरीन रोल प्ले करती है। तो औषधियों का सिस्टम समझ में आ गया। अब 8 या 9 बजे के करीब जब आएगा तब हम क्या करें। कैंसर के पेशेंट के अंदर औषधियां तो सुबह हमने दे दी एंटी कैंसर एक्टिविटी का, पूरा दिन की जिम्मेदारी क्या है, पूरे दिन हमें वो चीज़ें अपने पेशेंट को खिलानी है जिसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस ना हो और शरीर में ताकत ज़्यादा आए, न्यूट्रिशन ज़्यादा आए, टॉक्सिन कम प्रोड्यूस हो। ऐसे क्या करना है, नाश्ते के अंदर एक बहुत अच्छा विकल्प देता हूँ। नाश्ते के अंदर क्या करिए, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं खरल। इसके अंदर क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर सपोज़ कीजिए रात को पहले एक कटोरे के अंदर 6 बादाम भिगो दीजिए, 5-6 मुनक्का भिगो दीजिए, 3-4 अखरोट की, ये जैसे अखरोट की गिरी आती है ना ब्रोकन वाली, 5-6 ये भिगो दीजिए, 1 अंजीर भिगो दीजिए। ये 4 आपने ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए। ड्राई फ्रूट्स एक ऐसी चीज़ है जो ताकत ज़्यादा देगी, टॉक्सिन कम प्रोड्यूस करेगी, शरीर में एनर्जी बहुत देगी। लेकिन यूज़ कैसे करना है 12 महीने उसको समझिए। रात को आपने कटोरे में पानी में भिगो दिया, सुबह निकालिए। निकालने के बाद अगर तो खरल लेना चाहते हो, खरल में ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आता है। इसके बेनिफिट्स हैं जो मैं अभी बताऊंगा। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं है तो इसको अपने मिक्सर ग्राइंडर में डालो, घुमाओ इसको, तो क्या बन गया इसकी चटनी, थोड़ा सा पानी डालो, क्या बन गया शेक। जो पेशेंट है उसको 8-9 बजे आपने हर रोज़ सुबह ये ड्राई फ्रूट का शेक पिलाना है।
ड्राई फ्रूट का शेक ये क्या करके गया, शरीर में ताकत तो बहुत देके गया, टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करे। अब आप कहते हैं क्या इससे बेटर चीज़ है, कुछ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स को निकालिए, इस तरह की खरल में डालिए और खलर में डालने के बाद में इस तरीके से उसको घोटिए और हर रोज़ इसकी चटनी जो है इसको इस तरीके से हमें बनाना है। इसका बेनिफिट क्या है उसको समझिए। ब्लेंडर के मुकाबले जो आपके घर का ब्लेंडर है उसके अंदर स्टील का उपयोग होता है और स्टील माना जाता है एक नेगेटिव धातु है, एक नेगेटिव एनर्जी की धातु है। ये जो पॉजिटिव हमारी जो ड्राई फ्रूट्स की एनर्जी है उनको अपने अंदर खींच लेती है। तो जितनी ताकत और जितनी ऊर्जा उसको ऐसे पेशेंट के शरीर में देनी चाहिए वो नहीं दे पाती। ये जो खरल होती है ये पत्थर की बनती है, जो प्राकृतिक पत्थर होते हैं, या तो नदियों से निकलते हैं ये पत्थर, या जो पूरी चट्टानें हैं पत्थर की उससे निकलते हैं। उससे ये जो है काविंग कर करके जो है ये खरल बनाई जाती है। ये जो मेरे हाथ में इसको हंसराज मलेचा खरल बोला जाता है, या तो हंसराज रहेगी या मलेचा खरल है। ये दो तरह की खरल है जिसमें अगर किसी भी औषधि को मिक्स किया जाए तो उसकी ऊर्जा जो है प्राकृतिक ऊर्जा बढ़ जाती है और नुकसान नहीं होता और वो रिएक्ट भी नहीं करती किसी तरीके से। दूसरी बात क्या है, आपने ऐसी खरल मार्बल वाली देखी होंगी अपने घर में, उसमें क्या है जब ऐसे मिक्स करके अपने हाथ पे लगाओगे ना तो पाउडर आ जाएगा। तो उसको हम क्यों नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि उसमें अगर आपने अपने ड्राई फ्रूट्स को पीसा तो जो मार्बल है वो उसके अंदर मिल जाएगा, वो आपके शरीर को नुकसान करेगा। तो याद रखना अगर खरल यूज़ कर रहे हो तो ओरिजिनल जो पत्थर की खरल होती है जिसको ऐसे घिसने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पाउडर ना निकले, वही खरल केवल लेकर आनी है, दूसरी खरल नहीं लेकर आनी। धीरे धीरे इसमें पीसते हैं तो इससे क्या होता है, उसका जो न्यूट्रिशन फैक्ट है उसमें तेज़ ब्लेंडर में घूमती है, उससे भी एनर्जी लॉस होता है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता। तो ये खरल है, ये खरल इतनी मजबूत होती है कि अगर मैं उठाकर कहीं पर भी फेंकूंगा तो जिस पत्थर पे फेंका उस पत्थर को तोड़ देगी, इसको नहीं कुछ होगा। तो इतनी मजबूत खरल जो है वो मानी जाती है। तो ये खरल जो होती है इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट को मिक्स करके इस तरह की चटनी सुबह बनाकर ऐसे पेशेंट को दे सकते हो। नाश्ते का काम करती है। जिसने हैवी ड्राई फ्रूट का शेक पिया है इससे दो फायदे हैं। कई बार हमें कैंसर जो होता है ना वो हमारी जब थ्रोट वगैरह की तरफ हो जाता है तो इंसान ज़्यादा खा नहीं पाता, लेकिन ये ड्राई फ्रूट का जो पानी जो शेक के रूप में गया ये आपके शरीर में एनर्जी देगा और एंटी कैंसर एक्टिविटी जनरेट करेगा। तो ये ड्राई फ्रूट वाला काम आपका हो गया जिससे कर सकते। इसके बाद में आपने क्या करना है, नाश्ते में और क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक दालें मंगवाइए, इनके ऑर्गेनिक दालों के स्प्राउट्स लेकर आइए। तो इस तरह की जो ऑर्गेनिक दालें होती हैं वो लेकर आइए, उनको रात को भिगो दीजिए, भिगोने के बाद सुबह कुकर में सीटी देनी है। बिल्कुल कच्ची दालें मत खिलाइए, पेशेंट हजम नहीं कर पाएगा। तो चाहे कुकर का इस्तेमाल हो, वैसे तो कम करना चाहिए, रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन अब आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि आप हांडी में इसको धीरे धीरे पकाओगे, ऐसा करोगे। कुकर में 1-2 सीटी दे दो। सीटी देने के बाद में सलाद के रूप में जब खीरा टमाटर वगैरह जो डाल सकते हैं, हल्का सा नींबू डाल के स्प्राउट बना दीजिए, जिसे स्प्राउट्स बोलते हैं। एक्चुअल स्प्राउटेड जो है वो मत दीजिएगा। कई बार क्या है हमारा मन करेगा कि इसको हम 1-2 दिन स्प्राउट करें फिर पेशेंट को दें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कुछ भी पेशेंट को ऐसा नहीं खिलाना जिसको खिलाने के बाद उसके पाचन तंत्र के अंदर दिक्कत आए। ज़्यादातर पेशेंट अगर खाएंगे और उनको हल्की एसिडिटी हो गई, गैस हो गई, तो उस चीज़ को हमें कम करना है। तो अगर ऐसा स्प्राउट आपका पेशेंट हजम कर पा रहा है तो ऐसा खिलाइए, नहीं हजम कर पा रहा तो सीधा दाल को बिल्कुल मस्त कुकर के अंदर सीटी देके पानी वानी डाल के प्रॉपर दाल बनाइए और कटोरा पूरा दाल का पिला दीजिए। ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, रादर देन इस जिद पे अड़ना कि नहीं हम तो स्प्राउट ही खिलाएंगे अपने पेशेंट को। ऐसा नहीं करना। मैंने आपको वो चीज़ें अभी तक बताई हैं जो बड़े आसानी से शरीर में चली भी जाएंगी, हजम भी हो जाएंगी और टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होंगी। पाचन तंत्र में, पेट में गैस वगैरह कुछ नहीं बननी चाहिए। ऐसी चीज़ें दो जो तुरंत खिलाई और तुरंत हजम। यही कैंसर का सबसे बड़ा उपचार होगा जो आपको देना है। तो ये आपने समझ लिया, जो सुबह स्प्राउट्स खिला सकते हैं। उसके बाद में दोपहर में 11-12 बजे के समय ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक सलाद अगर हम ला सकते हैं खिलाएंगे। ऑर्गेनिक सलाद नहीं मिल रहा तो खीरा, गाजर, मार्केट का भी नॉर्मल चले, संतरा वगैरह तो खिला सकते हैं। ज़्यादा एक्जॉटिक फ्रूट्स की तरफ मत जाइए। ये मत सोचिए हमें एवोकेडो खिलाना है, हमें कुछ खिलाना है, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्राकृतिक चीज़ खिलाइए, नेचुरल सीजनल चीज़ खिलाइए, लेकिन उसको अगर हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं तो ऐसी कोशिश करिए। अदरवाइज़ ये मत सोचिए कि मैं ज़्यादा महंगी चीज़ें खिलाऊंगा तो कैंसर पेशेंट को फ़ायदा होगा, उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अपने पेशेंट पे पैसा खर्च कर सकता हूं तो उनके हाथ से दान पुण्य करवाइए। और दान पुण्य करवाने के अंदर अगर गौशाला के अंदर किसी गौ माता के लिए कुछ कर सकते हो तो ये ज़्यादा मदद करेगा। तो बिल्कुल इस भुलेखे में मत लीजिएगा कि मेरे पास पैसा है, मैं उस पैसे का उपयोग अपने कैंसर पेशेंट को बचाने में करना चाहता हूं तो मैं इतनी अटरम शटरम की चीज़ें ज़्यादा खिलाऊं। आप उससे मदद नहीं कर पाएंगे। पैसा अगर ईश्वर ने दिया है और आप अपने पेशेंट की मदद करना चाहते हैं तो उनके हाथ से हाथ लगवा के चीज़ों का दान करवाइए, वो ज़्यादा मदद करेगा। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। ये मैं चीज़ें वो आपको वो बता रहा हूँ कि कल को अगर मेरे परिवार में कोई कैंसर का पेशेंट हो गया तो मैं कैसे उनके लिए कोशिश करूँगा उनको बचाने की, और वही चीज़ें मैं आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दोपहर में हो गया। अब दोपहर का एक समय रखिए जब उनके मनपसंद जो उनको भोजन खाना है
वो मनपसंद भोजन उनके लिए बनवाइए। दोपहर के 1-2 बजे जो मनपसंद वो खाना चाहते हैं वो खिलाइए। खाना खाने के बाद में या तो सौंफ, मिश्री, गुड़, इन तीनों का सेवन अच्छे से कराइए ताकि वो खाना अच्छे से हजम हो जाए। आपको ये कहना है कि दोपहर में आपका अगर कुछ भी मन कर रहा है, रोटी दाल चावल है या कुछ भी है, कुछ इधर उधर भी हल्का मन कर रहा है, घर में बनाई हुई चीज़, बाहर की नहीं। और घर में चीज़ बना रहे हो तो ऑर्गेनिक सामान से बनाना। छोले भटूरे भी अगर आज उनका खाने का मन कर रहा है, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा, दिन में एक बार आप उनको बोल सकते हो कि आप खाइए। लेकिन अगर छोले भटूरे भी बना रहे हैं तो भटूरों में क्या मैदा कम और सूजी बढ़ा दीजिए, छोले ऑर्गेनिक कर दीजिए, मसाले सारे ऑर्गेनिक कर दीजिए, तो वो भी शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। तेल ऑर्गेनिक कर दीजिए, पाम ऑयल गंदे वाला तेल नहीं यूज़ करना, ऑर्गेनिक यूज़ कर लीजिए। तो कभी अगर ऐसे कैंसर पेशेंट का मन करता है दोपहर में, तो आप अगर वो खा सकता है, उस क्षमता में है तो खिलाइए, लेकिन घर में बनी हुई चीज़ खिलाइए। कई बार होता है बाज़ार से कुछ भी आया और उसका मन करा और आपने खिला दिया, कोशिश करिए नहीं, घर में दोपहर में बनाकर 1-2 बजे के करीब खिलाइए और फिर उसके बाद में खाना खाने के बाद गुड़, सौंफ, मिश्री ऐसा खिलाइए ताकि खाना जल्दी से हज़म हो, ढंग से हज़म हो जाए और पेट में किसी भी तरह की पाचन तंत्र से संबंधित समस्या ना आए। चाय जो लोग पीते हैं खाली पेट, कैंसर अगर हो रहा है या होने के चांसेस है, भगवान के लिए खाली पेट चाय को तुरंत हटाइए। पेशेंट अगर जिद करता है कि मैं चाय के बिना नहीं रह सकता, तो उसको खाने के साथ में चाय दे सकते हो। जैसे सुबह स्प्राउट्स जब ले रहे हैं या स्प्राउट के साथ थोड़ा दलिया या पोहा टाइप दे दीजिए, हल्का खाना दे दीजिए, तब हल्की चाय ले सकते हैं। खाली पेट चाय जो है वो जहर का काम करेगी। 99% में हमने प्रॉब्लम में ये देखा है, लोग चाय छोड़ नहीं पाते, तो कम से कम उसको आप अपने खाने के साथ शिफ्ट कर लीजिए। चाय खाने के साथ लो या बिना खाने के लो, नुकसान तो करेगी, कम नुकसान करेगी। अगर खाने के साथ ले लोगे तो कम से कम वो आपके शरीर में इतनी एसिडिटी और इतना पॉइजन नहीं क्रिएट करके जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। तो दोपहर का भोजन हो गया। दोपहर का भोजन खाने से पहले अगर सलाद पेट भर के खा लोगे तो और भी अच्छी चीज़ है, अगर खा सकते हैं तो ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। अब आ जाइए शाम के टाइम पे। शाम को 5-6 बजे आपके पेशेंट को भूख लग गई, 7 बजे भूख लग गई, 7 बजे आइडियल टाइम है जब खाना चाहिए। मिलेट का दलिया, मिलेट का सेवन ज़रूर करिए। वैसे तो इसको सबसे अच्छा तरीका होता है अम्बली वगैरह बनाना, इस तरीके से खाना जो खादर वली जी बताते हैं। मेहनत कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, नहीं कर सकते हैं एक मुट्ठी डालिए, कुकर में पानी डालिए, सीटी डालिए, बनाकर खा लीजिए। ज़िद पे मत अड़िए कि मेरे को अम्बली ही बनाकर खानी है। अम्बली सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन अगर नहीं कर पाओ तो इस अनाज की ताकत को समझो। किसी भी तरीके से बनाएंगे उतना बेनिफिट नहीं करेगा, लेकिन कम से कम शरीर में पॉइजन क्रिएट नहीं कर रहा। आप समझ रहे, कई बार हमें लगता है हम सबसे हाईएस्ट चीज़ को टच करेंगे तभी फ़ायदा है। आप नॉर्मल भी बनाकर खाओगे ना तब भी बात बन जाएगी। तो मैं कुकर के लिए हालांकि रिकमेंडेशन में हूँ नहीं, एक अच्छी चीज़ मानता नहीं, लेकिन आज की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मेरा ये मानना है, मैं 5 साल से जैसे इसका दलिया खा रहा हूँ, लगातार खा रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कम से कम ये भी आ रहा है तो मुझे बहुत सारी बीमारियों से बचा के बैठा हुआ है। तो मेरा ये मानना है, ये हल्का सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहता है हमारा खादर वली जी से। वो कहते हैं नहीं बनाना है तो ढंग से बनाओ, बढ़िया बनाओ। हम कहते हैं नहीं बन पा रहा, फास्ट लाइफ है तो थोड़ा कम कर लो, लेकिन अनाज ये यूज़ होगा। अनाज जो आपका मिलेट है उससे अच्छा अनाज नहीं है, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैं देख चुका हूँ। तो आप मिलेट का दलिया बनाइए, मिलेट का दलिया बन जाएगा। इसी मिलेट को पानी में भिगो दीजिए, भिगोने के बाद में ग्राइंडर में मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, बैटर बन गया। इस बैटर को तवे पे डालेंगे तो क्या बन जाएगा, चीला बन जाएगा। ऐसा मिलेट का चीला बना के खा सकते हैं। मिलेट की बहुत सारी डिशेस बनने लग गई हैं, तो कभी मन है तो शाम के समय पे 6-7 बजे आप ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। अनाज शुद्ध करिए, अनाज, तेल, घी, मसाले ये सारे ऑर्गेनिक कर दोगे तो जो चीज़ निकलेगी वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। तो शाम के समय में आप समझ गए कौन सी चीज़ है जो अपने को थोड़ी सी मदद करेगी, उसके अंदर मदद हो गया। अब रात को देखो, शाम को 7 बजे खाया तो बहुत बार ऐसा चांस हो सकता है कि 8-9-10 बजे भूख लग गई। अब भूख लगी तो क्या करें, क्योंकि खाना अगर ज़्यादा खाएंगे तो वो शरीर में फिर टॉक्सिन और पॉइजन प्रोड्यूस करेगा। तो क्या चीज़ खाएं, एक तो तरीका यही है कि मिलेट का दलिया जो होता है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। मिलेट का दलिया या चीला, ये कभी भी खा लोगे ना जल्दी से हजम हो जाएगा। मैंने चीज़ें वो बताइए, पोहा हो गया, उपमा हो गया, है ना, हल्का डोसा हो गया, ये चीज़ें हजम हो जाती हैं। फिर भी रात को 9-10 बजे अगर भूख लगती है तो मैं एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ। देसी गाय का शुद्ध घी, कैंसर के पेशेंट में बहुत समस्या आती है कि सर लगातार वजन ड्रॉप हो रहा है, क्या करें। इसीलिए पहले दिन से कोशिश करिए 1 या 2 चम्मच देसी गाय का घी ज़रूर खिलाइए। एक तो अमृत का काम करेगा, एंटी कैंसर एक्टिविटी भी रखेगा, शरीर के वजन को मेंटेन करने में मदद करेगा। इसके लिए प्रोटोकॉल ये कहता है कि रात को 1 चम्मच देसी गाय का जो घी है वो 1 चम्मच खिलाइए। उसके बाद में देसी गाय का दूध और हल्दी वाला दूध अगर पिला लोगे तो और बढ़िया है। लेकिन हल्दी वाले दूध में क्या ध्यान रखना है कि गर्मियों के अंदर हल्दी वाले दूध के अंदर हल्का सा आपको जो है ऐसी चीज़ डालनी है जो उसकी तासीर को और ठंडा कर दे। तो मिश्री के साथ में बना लेना,
है ना, जब बनाओगे, मिश्री और खांड जो होती है थोड़ी ठंडी तासीर की होती है। तो हल्दी वाले दूध में जैसे बनाया, ये तो सुबह की जो सामग्री है वही सब डलती हैं, उसके अंदर कुछ सामग्री है जो नहीं डलती। यूजली क्या डलेगा, हल्दी वाला दूध बनाओगे, हल्दी डलेगी, थोड़ी काली मिर्च डलेगी, थोड़ा दालचीनी डलेगी, सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर डलेगा, हल्का तुलसी पाउडर डलेगा, ये सब कुछ डाल सकते हो। इसके साथ में आप जो है अपना मिश्री डाल लो या हल्की मुलेठी डाल लो। तो ये चीज़ अगर हम डाल लेंगे तो दूध के साथ में जो है आपका हल्दी वाला दूध जो है वो भी तैयार हो जाएगा। और ऐसा हल्दी वाला दूध, पहले 1 चम्मच देसी गाय का घी लीजिए, फिर आप हल्दी वाला दूध लीजिए गर्मियों के अंदर। सर्दियों में तो जो औषधियाँ बताइए मैक्सिमम डल जाती है कलौंजी को छोड़कर। कलौंजी और गिलोय जो होता है वो दूध का टेस्ट बहुत ख़राब कर देगा, वरना नुकसान नहीं है। तो ये चीज़ें आपने दूध, हल्दी वाला दूध लिया और साथ में घी लिया। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तो शुद्ध अपने घर के अंदर ही लड्डू बना दो ऐसे पेशेंट के लिए। एक आधा लड्डू, कभी भूख लगी तो ऐसा लड्डू खा लिया जो जवार का बना हो, है ना, गर्मियों में जवार के बने हों, सर्दियों में रागी या चुलई के लड्डू बने हों, ऐसा दिया जा सकता है। तो अगर रात को 9-10 बजे भूख लग गई, उनको कुछ अलग खाने का मन है, तो 1 चम्मच घी लिया, साथ में देसी गाय का दूध, प्लेन दूध ले लिया, है ना, और साथ में नहीं तो हल्दी वाला दूध ले लिया और साथ में एक लड्डू खा लिया। इस तरीके से पूरा दिन सुबह से शाम तक का डाइट प्लान हो सकता है। अब कैंसर की सिवियरिटी जितनी बढ़ती जाएगी उतना ये सामग्रियां जो हैं ऑटोमेटिकली, खाने वाली चीज़ें कम होती जाएंगी, औषधियाँ ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। आप समझे, ऑटोमेटिकली पेशेंट रिफ्यूज़ कर देता है। और इसमें ज़िद मत करिए कुछ खिलाने की, क्योंकि बॉडी जितना कम खाना खाएगी उतना ज़्यादा एंटी कैंसर एक्टिविटी जनरेट करेगी। उस एंटी कैंसर एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए ही औषधियों का सहारा लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मैंने डिफरेंस आपको काफ़ी चीज़ों का बताया है जिसके थ्रू आपको मदद मिलेगी। ये देसी गाय के दूध का पाउडर है। किसी को लगता है कि भाई देसी गाय का दूध आसपास गौशाला से अवेलेबल नहीं है, मेरा पेशेंट, दूध आपके पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन अगर उसको मन है पीने का, वो कहता है यार अरेंज करा दो, तो या तो प्योर पास की गौशाला से ले आओ, सबसे बढ़िया, नहीं तो फिर पाउडर अवेलेबल है। इसकी एफिकेसी नॉर्मल दूध के मुकाबले कम होती है, लेकिन टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, देसी गाय के दूध का पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगा मेरे को आपको बतानी चाहिए। प्रयत्न करिए, आने वाले समय के अंदर ये सबसे घातक रोग है, ये सबसे घातक बीमारी है, क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता क्या होती है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मुझे हार्ट डिजीज़ किसी से बचाना हो, किसी को बताना हो, हृदय के रोग से बचाना हो, डायबिटीज़ से बचाना हो, ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं अपने साथ लेकर बैठा हूँ। मैं अपने परिवार को इस बात के लिए गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कैल्शियम की, आयरन की, इन सब की कमी नहीं होने दूंगा। एक चीज़ है जिसकी मैं गारंटी उन्हें नहीं दे पाता, वो ये कि भाई मैं अपने परिवार को कैंसर से बचा पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि इतना सब कुछ, ये सारी चीज़ें मैं पीरियड मतलब थोड़ा थोड़ा गैप रख के अपने परिवार के लिए करता रहता हूँ। लेकिन इसके बाद भी मैं जानता हूँ कि संकट इतना बड़ा है कि इतना ऑर्गेनिक चिल्लाने के बाद, इतने प्रिकॉशन लेने के बाद भी मैं नहीं जानता कि परिवार को बचाने में हम कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। हर चीज़ जो इस समय पे, चाहे हम इनहेल कर रहे हो चाहे खा रहे हैं, इट इज़ कॉजिंग कैंसर इन आवर बॉडी। और मैं खुद हैरान हूँ कि हमारा शरीर अभी तक चल कैसे रहा है। नहीं तो जिस तरीके का जहर हमने घोल दिया अपनी थालियों में, हर चीज़ के अंदर, विचारों तक के अंदर, वो चीज़ जो है हमें सस्टेन करने के अंदर बिल्कुल मदद नहीं कर सकती। ईश्वर का करिश्मा है कि उसने ऐसा शरीर बनाया कि हम लोग अभी तक कैंसर की इतनी चपेट में नहीं आए, वरना इतना केमिकल हम अपने आसपास घोल चुके हैं कि इससे बचना तकरीबन नामुमकिन है। एक और बात छोटी सी आपको ज़रूर कहूँगा, नाम जपना, कीरत करना, बंद छकना, इसकी पावर को ज़रूर जानें। डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो लिंक दूंगा, उसको ज़रूर देखें। अपने आप में ये बहुत पावरफुल चीज़ है। मैं बहुत वीडियोस में पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, और कैंसर वाली वीडियो में तो खासकर कहूँगा, 2 चीज़ों में से एक चीज़ मान लीजिए, या तो मान लीजिए ईश्वर है या मान लीजिए ईश्वर नहीं है। अगर आपको लगता है ईश्वर नहीं है तो उसका नाम जपना आज से ही बंद कर दो। कह दो हम जाएंगे नहीं मंदिर, हम तो मानेंगे नहीं ईश्वर नहीं है। लेकिन अगर वो आपको अपने दरबार पे बुला रहा है, फिर पूरी मन से और पूरे आत्म मतलब समर्पण के साथ में उसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। तो मेरा ये कहना है, नाम जपना, कीरत करना, वन चखना, ये 3 महामंत्र है जिसके ऊपर वाक्षी पिछले 5 साल से रिसर्च कर रही है। मेरी उम्र 38 ईयर्स है, आज तक ईश्वर ने मुझे इस फॉर्मूले के ऊपर कभी गलत नहीं होने दिया। बहुत फ़ायदा मिला है मुझे अपने जीवन में, और मैं सबको ये बोलता भी हूँ। तो इसकी पावर को जनरेट करो। कैंसर से लड़ाई करने में आध्यात्मिक शक्ति आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। मैं तो कहता हूँ 70-75% तक केवल जो है वो आध्यात्मिक शक्ति का रोल है। ये भोजन जितना मैं बता रहा हूँ, ये तो 20 से 25% तक है। तो उस वीडियो के लिंक को मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डालने की, याद दिला दीजिएगा नहीं तो आप, और उस चीज़ को आप एक्टिवेट करिए, आज से करना शुरू करिए। इसीलिए मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि दान पुण्य करवाइए पेशेंट के हाथ से। ये चीज़ बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाने में मदद करेगी। तो मुझे उम्मीद है जितना मेरे को जानकारी थी इस चीज़ में बचाने के लिए, वो मैंने इस वीडियो में डाली है।
यूज़ करिए। नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है कि हम अपने पेशेंट्स को जानबूझकर जो है ये केमिकल्स की तरफ हम जीवन में डालें। आगे जाकर ये सारी चीज़ें हमें नुकसान करेगी। और बच्चों के केस के अंदर मुझे और ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बच्चों ने अभी अपने 70 साल का जीवन शुरू करना है। उनको किस तरह से इसमें बचा पाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईश्वर ने जितना ज्ञान दिया उतना मैंने साझा करने की कोशिश की है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।